दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं दिन रात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड में इस टॉपिक यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस खंड को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन के अंतर्गत विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले आइए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्षांश यानी समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य यानी दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल सर्किल कहते हैं। भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ये वृत्त ग्लोब यानी संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है और सभी अक्षांश समानांतरों से बड़ा होता है। इसलिए इसको ग्रेट सर्किल या वृहद वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों यानी समानांतरों की लंबाई घटती जाती है और पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,090 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई, और इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जलीय जबकि 21.3% भाग स्थलीय है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, यानी यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है और विषुवत रेखी क्षेत्र में कोई शीत ऋतु नहीं होती है। यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी में बांटने वाली जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर जो स्थित देश हैं उनकी कुल संख्या 13 है। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोम और प्रिंसिप। तो कुल 13 देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, साओ टोमे और प्रिंस, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, यहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती हैं। कोलंबो लगभग 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर, जकार्ता लगभग 6 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर, और मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, ये 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड पर और उत्तरी अक्षांश पर, और सिंगापुर लगभग 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। अब आइए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आप जान लीजिए 40,000 किलोमीटर। ये लंबाई 40,090 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दुनिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया शामिल हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। स्थल और जल पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। साओ टोमे और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो याद रखिएगा, केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया को जो है ऑप्शन बी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो ये
मैक्सिको से होकर गुजरती नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना है। गैबन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा, यानी 3 और 4 से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गैबन और सोमालिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। तो याद रखिएगा, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कोलंबिया और केन्या। यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून, कोस्टा रिका, केन्या या वेनेजुएला? तो सही उत्तर भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वो कौन सा है? तो ये भूमध्य रेखा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर लगातार उच्च तापमान होता है, इसलिए यहाँ का वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर? तो सही उत्तर सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। दोस्तों आप जान लीजिए, सिंगापुर 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आप जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है ITCZ, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब आइए कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कर्क रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ये जो है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 माह बाद 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, यानी इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून की इस तिथि को कर्क संक्रांति या समर सोलिस्टाइस कहा जाता है। दोस्तों कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है उनमें हवाई द्वीप, वेस्टर्न सहारा, बाहामास, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान हैं। और यह चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा की दूरी 47 डिग्री जो है अंतर है। अब आइए कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री या फिर 66 डिग्री? तो सही उत्तर है 43 डिग्री।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर को उस समय होता है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य का उन्नतांश कोण होगा, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य दूरी 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री यानी 47 डिग्री है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? तो ऑप्शन है मिस्र, भारत, ईरान या म्यांमार से। तो सही उत्तर है कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है इसको आप देख लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के जिन देशों से होकर गुजरती है इसमें हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बाहामास, माली, मारिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान है। और जो कर्क रेखा है ये चाड के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं मकर रेखा पर। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो लंबवत होती हैं 21-22 दिसंबर को चमकती हैं और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब यानी ग्रीष्म ऋतु होती है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब यानी शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा जो है ये किन देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है, इसके अलावा बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से। तो आप जान लीजिए कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सही है? देखिए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है, तो ये गलत है। और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होते हैं, ये भी गलत है। 1 और 2 दोनों ही असत्य है। और आप जान लीजिए पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण धरती पर रात और दिन होते हैं और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाती है और 23.5 डिग्री पर झुकाव के कारण यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील से? तो सही उत्तर है बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनमें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया हैं। बोलीविया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो इन चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो सही उत्तर है उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए सूर्य की किरणें मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत यानी 21-22 दिसंबर को चमकती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा निम्न वायुदाब यानी ग्रीष्म ऋतु होती है और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उच्च वायुदाब यानी शीत ऋतु होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूंकि कर्क रेखा पर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब आते हैं दोस्तों दिन और रात से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, पृथ्वी सौर मंडल में दो प्रकार से गति करती है। एक तो घूर्णन गति, इसे दैनिक गति कहते हैं, और दूसरा परिक्रमण गति, जो कि वार्षिक गति है। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण रोटेशन कहते हैं, और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमेशा दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्नों पर आते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा किस तिथि को, तो सही उत्तर है 23 सितंबर, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों, सामान्यतः 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है, और इन दोनों तिथियों को 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दोनों तिथियों में दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, विषुव या इक्विनास जो है वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो सही उत्तर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं? तो आप जानते हैं वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें जो हैं सीधी चमकती हैं। आप जान लीजिए कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश वृत्तों में से एक है, जो बृहद वृत्त है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन लगभग 12 घंटे के होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधियां मौसम के अनुरूप घटती बढ़ती रहती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा कब? तो सही उत्तर है विषुवत रेखा पर। दोस्तों, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधियों में कोई अंतर नहीं होता, वहाँ वर्ष भर 12 घंटे के दिन होते हैं। तो स्पष्ट है कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो सही उत्तर है जून महीने के दूसरे पखवाड़े में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं और यहाँ पर वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर जून महीने के दूसरे पखवाड़े में होता है। ये सामान्यतः 20 या 21 जून की तिथि होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में 22 दिसंबर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कब? तो सही उत्तर है 22 दिसंबर को। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत या विंटर सोलिस्टाइस यानी 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 20-21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, इसमें ये नहीं पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। विकल्प में 21 जून और 22 दिसंबर दोनों मौजूद हैं, और प्रश्न से ये नहीं पता चल रहा है कि ये उत्तरी गोलार्ध के संबंध में पूछा गया है या दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? तो सही उत्तर है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो आप जान लीजिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है?
तो सही उत्तर है ये 21 जून को होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी और उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया आप जान लीजिए कब बनेगी। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सबसे छोटा कोण बनेगा। और आप जान लीजिए कि ग्रीष्म अयनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे अधिक दूरी से लंबवत चमकेगा, यानी उन स्थानों पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। तो पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती, यानी इसकी आकृति चपटी होती, तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे शून्य अंश का कोण बनता, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर 0 से अधिक अंश का कोण बनेगा। 0 अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी और कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी घटेगा बढ़ेगा, और ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है कब? तो सही उत्तर है ये 21 जून को होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि जून की 21वीं तारीख को सूर्य, देखिए, उत्तर ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दक्षिण ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, या फिर मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो सही उत्तर 21 जून को सूर्य जो है उत्तरी ध्रुवी वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 20 से 22 जून के मध्य यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति होती है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अच्छी झुकाव अधिकतम होता है और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिक ऊंचाई पर होता है। इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर रात नहीं होती, यानी सूर्य उत्तर ध्रुवी आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वस्तुतः उत्तर ध्रुवी वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बनाता है जहां उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत सामान्यतः 21 जून पर सूर्य नहीं डूबता और शीत अयनांत यानी 22 दिसंबर के आसपास पर सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उगता। दक्षिणी ध्रुवी वृत्त पर सूर्य दिसंबर अयनांत यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और दिन रात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।